Hi and welcome back. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड सीरीज़ का आगाज़ कर दिया गया है और इस ज़िम्न में आपकी फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 जो कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान से मुतल्लिका है, उसका आज लेक्चर नंबर 3 आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो तमाम स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं और अपने नोट्स, बुक्स, पेन जो भी आपके लवाजमात हैं उन सबको पूरा कर लीजिए। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले हमारे सामने पैराग्राफ नंबर 3 की वोकैबुलरी है। पैराग्राफ की रीडिंग करने से पहले हम अपनी वोकैबुलरी को देखेंगे ताकि हम बड़े आराम से इजीली पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकें, उसकी ट्रांसलेशन को पढ़ सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पैराग्राफ और उसकी रीडिंग आपकी वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है और आपके एग्ज़ाम में वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं, इसके सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, जबकि हमने इसके उर्दू मीनिंग्स आपकी आसानी के लिए साथ साथ लिख दिए हैं। चलिए इस पैराग्राफ से मुतल्लिका डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग्स और उनके साथ साथ सिनोनिम्स जो कि उनके मुतरादिफ अल्फाज हैं उनको देखते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम तमाम डिफ़िकल्ट टर्म्स को या वर्ड्स को बज़रिया डायग्राम देखते हैं, तो जिससे हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी मिलती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है ग्लेशियर। जी, हमारे पास पहला वर्ड है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का मतलब होता है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग है बर्फानी तोदे। ये बर्फानी तोदे क्या होते हैं? ये आइस शीट्स कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में स्नोफॉल होती है, बर्फ़ पड़ती रहती है और बर्फ़ पड़ने के बाद एक वहाँ पर शीट बन जाती है जिसको हम आइस शीट कहते हैं। तो ये बर्फ़ के पहाड़ कहलाते हैं, इनको कहते हैं बर्फानी तोदे। इन्हें आप कह सकते हैं ग्लेशियर्स, इन्हें आप कह सकते हैं आइस शीट्स, इन्हें आप कह सकते हैं आइस कैप्स और इन्हें आप कह सकते हैं फ्रोज़न मैसेस। ठीक है? फ्रोज़न का मतलब है फ्रीज़ से ये ड्राइव्ड है और फ्रीज़ का मतलब होता है जमना, यानी कि जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, तो उसे हम कह सकते हैं कि फ्रोज़न मैसेस, राइट? इसको समझने के लिए और इससे मुतल्लिका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने देखने हैं कुछ, तो उसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें एक आइडिया एक मरतबा फिर क्लियर हो जाए। चलिए डायग्राम देखते हैं। जी, जी बेटा, सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की ज्योग्राफी की, जैसा कि हमने पहले भी की थी लेक्चर नंबर 2 में, कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है, यानी कि मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ से अपने नॉर्दर्न एरियाज से,
ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान है, तो इस नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान से हम जब देखते हैं कि हमारे जी जी ज़रा देखिएगा, जैसा कि हमने आपको कहा कि हमारे पास हमारे कुछ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये देखिए नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे कुछ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जैसा कि कराक्रम सीरीज़ है, हिमालय के पहाड़ हैं। तो अब इस तरह से यहाँ पहाड़ों के ऊपर अगर हम देखें तो हर वक़्त बर्फ़ गिरती रहती है, और जब बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद बर्फ़ ने पिघलना भी होता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है बच्चों, तो पिघलने के बाद उसने अल्टीमेटली नीचे आना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो सबसे बड़ा दरिया है, वो है दरियाए सिंध। और ये दरियाए सिंध इस तरह से बहते-बहते, यहाँ से बहते-बहते वो क्या करता है, वो नॉर्दर्न एरिया से आता हुआ ये पंजाब के एरिया में आता है, फिर सिंध में आता है, बलूचिस्तान, और यहाँ से फिर वो क्या करता है, ये जो हमारी साहिली पट्टी है बहरा अरब की, वो यहाँ पर डेल्टा बना लेता है। तो बच्चों यहाँ से बर्फ पिघलने के बाद ऐसे वो दरिया में पानी इस तरह से शामिल होता है। और अब जो ये पहाड़ हैं, बर्फानी पहाड़ जो हैं, उन बर्फानी पहाड़ को हम कहते हैं ग्लेशियर। एक चीज़ सबसे पहले, अब क्या है कि आलमी हिद्दत जो है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इज़ाफ़ा हो रहा है पूरी दुनिया में, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा। तो उसकी वजह से ये जो ग्लेशियर हैं हमारे, ये ग्लेशियर की जो मिकदार है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, और उसकी तेज़ी से बढ़ने की वजह से इस पानी के बहाव में इज़ाफ़ा हुआ है। अब जब इसके पानी के बहाव में जब इज़ाफ़ा होगा तो ये सारा पानी अल्टीमेटली ये सिंध के अंदर यूँ इस तरह से शामिल होता है, दरियाए सिंध के अंदर, इसको हम इंडस रिवर कहते हैं बच्चों। तो बेटा ये जब दरियाए सिंध में जब इसका पानी बहता है, तो इसके बहने से भी चेंजेज़ आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप ये देखें कि जो आपकी वैली है, यानी कि जो इस दरिया के साथ जो वाबस्ता एरिया है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना? एग्रीकल्चर यानी कि खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे मुतल्लिका यहाँ से अगर हम देखें इसके इस पार्ट से लेकर इतने एरिया तक, ये एरिया जो है, ये इंडस वैली कह सकते हैं हम इसको, यहाँ से इंडस वैली। इंडस वैली का मतलब है कि दरिया, यहाँ से दरिया ने क्या किया है, कुछ जगह पर दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया है। मिसाल के तौर पर ये ऐसे जाता है तो यहाँ से यूँ आ जाता है दरिया, अब फिर यहाँ से जाके ऐसे आ सकता है रुख मोड़ के, ठीक है? तो इस जहाँ-जहाँ से दरिया ने जाना है, और अल्टीमेटली तो आना उसने दरिया में है, वापस अल्टीमेटली मेन कोर्स में आना है, और मेन कोर्स ने यूँ इस तरह से जाना है, और जनूबी साइड पर बिल्कुल, बिल्कुल साउथ साइड पर जहाँ पर हमारी कोस्ट है, कोस्टल लाइन है, वहाँ पर डेल्टा बनाना होता है। अब ये जो वादी आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमें एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया जस्ट लाइक ये एरिया है जहाँ-जहाँ कभी सिंध बहता था और ज़मीन को सैराब करता था, यहाँ से खेती-बाड़ी का निज़ाम आपका चलता था। और आप जैसा कि समझते हैं कि कराक्रम, हिंदू कुश, हिमालय, ये सारे जो हमारे सोर्सेस यानी कि हमारे बने आपके ग्लेशियर के, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं, और पिघलने से पानी का जो बेसिक सोर्स है हमारे दरियाए सिंध का, उसके अंदर वो डिफरेंस लेकर आती हैं। अब उसके अंदर अंदर क्या डिफरेंस लेकर आते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि पानी का बहाव बढ़ता है, और उस बहाव की वजह से आप बहुत सारे बेशुमार लाखों जो लोग हैं, उनका रोज़गार सस्टेन होता है, ठीक है? अब वो सस्टेन होने की वजह से उन्होंने चूँकि अब आगे मूव करना है, अब आगे मूव करते हुए क्या होता है कि जैसा कि अभी हालिया रिसर्च अगर हम देखें, तो अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक ग्लेशियर जो हैं, उनकी मेल्ट होने की रफ्तार बहुत तेज़ बढ़ी है।
उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो उसके इजाफे की वजह से भी पानी का जो बहाव है इंडस रिवर में उसको बढ़ने में तकवीत मिली है, जिससे और ज्यादा चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर देखें, ये कोस जहां बहता था अब वहां नहीं बहता, ठीक है, वो तेजी से गया और दोबारा उसके अंदर शामिल हो गया। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। यस प्लीज। जी। तो इसमें इस बहाव की वजह से भी चेंजेस आई हैं, इस बहाव की वजह से भी आपकी चेंजेस आती हैं। तो ये चेंजेस जो हैं हमने देखनी है, इसको भी हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है यहाँ पर अपने आज के लेसन में। तो इसके क्या असरात होंगे वो भी हम देखेंगे, ज़रा चेंजेस को भी देखेंगे। ज़रा देखते हैं, वापस चलते हैं अपने वोकेबलरी की तरफ। जी। तो जैसा कि आपके सामने है, ये फर्स्ट वर्ड है ग्लेशियर। अभी मैंने आपके सामने रखा, ग्लेशियर क्या है? बर्फानी तोदे, इसको हम कह सकते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, उसमें बेटा ये है कि नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है स्कारसिटी, SCARCITY, स्कारसिटी। स्कारसिटी का मतलब होता है किल्लत, किल्लत का मतलब होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज यानी कमी होना, ठीक है, किसी चीज का लैक करना, ये लिखा हुआ है लैक, यानी इनसफिशिएंट होना, इनसफिशिएंसी, ठीक है। इसके साथ साथ सिनोनिम तैयार करते चले जाएं। हम इंपॉर्टेंट वर्ड आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर लिखते हैं, इन्हीं में से आपका पेपर सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि किसी भी चीज में तोसीक होना। जैसे कि हम एक्सपैंड कह सकते हैं, हम इसे लेंथन कह सकते हैं, हम इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, यानी स्ट्रेच भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंड है। बियॉन्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है दूर, आगे, परे, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में फर्दर भी कह सकते हैं। जस्ट लेट मी रब इट फर्स्ट सो यू कैन टेक इट। ओके जी, ये फर्दर कह लें आप इसको। नेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास है एक वर्ड है जो कि फीडिंग। ये देखिएगा, फीडिंग, फीडिंग का जो वर्ड है बेटा, फीड, फीड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें ना बेटा, फीड का मतलब होता है खिलाना, खुराक देना। लेकिन यहां पर जो फीड का मतलब इस्तेमाल हो रहा है वो देखें किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। वापस चलते हैं डायग्राम की तरफ, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये देखिए, फीड का मतलब यहां पर देखिए, जस्ट लाइक आप देखिए कि ये जो पानी यहां पर बह रहा है आपके दरियाए सिंध में, ठीक है, ये इंडस रिवर है आपका। अब ये जो इंडस रिवर में पानी जो आ रहा है, यानी इसके अंदर जो ये जो पानी का सोर्स है, वो पानी का सोर्स कहाँ है? वो पानी का सोर्स बेटा ये जो आप देख रहे हैं हमारे पहाड़ी सिलसिले, शुमाली इलाका जात में, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, कराक्रम सीरीज है, कोहे हिमालय हैं, ठीक है। ये जो हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, इन पहाड़ी सिलसिलों पर यहाँ जो आप ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर पिघल कर ये इस पिघलते हैं तो पानी बनता है, और ये पानी बनता है और ये सारा पानी इस दरियाए रिवर, ये जो दरियाए सिंध है, यहाँ पर वो आता है और इससे पानी का बहाव चेंज होता है। तो यानी कि ये जो ग्लेशियर हैं, ये इसका सबसे बड़ा मेजर प्राइमरी सोर्स है इस दरिया के पानी का, ठीक है। देखिएगा, सॉरी, इस पे हमने बाद में जाना है जी। तो ये देखिएगा जरा, यहां पर होगा फीड का मीनिंग खिलाना पिलाना तो नहीं हम लेंगे, यहां पर मीनिंग ले लेंगे पानी मुहैया करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉरिश है। नॉरिश का मतलब होता है बढ़ना, फलना, फूलना, सप्लाई करना, राइट, प्रोवाइड करना, मुहैया करना, ये सारे फीड के मीनिंग में आ रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड रेट। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज करना, रफ्तार पकड़ना। तो एक्सेलरेटेड का मतलब है तेज रफ्तार, बढ़ी हुई रफ्तार, और रेट का मतलब रेशो। तो हम यूं कह सकते हैं तेज रफ्तार बढ़ती, बढ़ी हुई रेशो भी कह सकते हैं इसको हम।
इंक्रीज्ड पेस भी यही चीज है। इंक्रीज का मतलब बढ़ा हुआ, पेस का मतलब रफ्तार, यानी बढ़ी हुई रफ्तार। क्विकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब से हमने इसको बनाया है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब जो है वो मीनिंग देती है कंप्लीशन का, यानी कि हम कहेंगे क्विक का मतलब जैसे तेज, और क्विकंड का मतलब है तेज शुदा, तेज रफ्तार, टेम्पो, वही चीज है। जैसे हमने कहा इंक्रीज्ड पेस, इसी तरह हम कह रहे हैं कि क्विकंड टेम्पो। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड अप। स्पीड अप रेट लेकिन थर्ड फॉर्म में बनाया है क्योंकि हमने इसका कंप्लीशन शो करनी है, यानी तेज रफ्तार मीनिंग लेना है, बड़ी हुई शरह लेनी है, लिहाजा उसके लिहाज से स्पीडेड अप रेट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है लीडिंग टू। लीडिंग टू, देखिए लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, किसी तरफ लेकर जाना। यहां पर उर्दू मीनिंग देख सकते हैं, की तरफ लेकर जाने वाला, लीडिंग, ठीक है, बाइस बनना। रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा निकलना, और रिजल्ट के बाद प्रपोजिशन इन लगाते हैं हम, ठीक है। तो कॉजिंग इसका सिनोनिम में आ जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग आ जाएगा सिनोनिम में इसका। और ये प्रेपोजिशन से आपने परेशान नहीं होना, सेकेंड ईयर तक हम इसको पढ़ाएंगे, आपको डिटेल इसकी पढ़ाते रहेंगे, डिटेल टॉपिक। कंट्रीब्यूशन के बाद प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से रिजल्ट के बाद भी प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक केस में, वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के लेक्चर में, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, लीडिंग टू, जैसे लीड के बाद प्रेपोजिशन टू लगी है, आपने टू से परेशान नहीं होना, आपने इन से परेशान नहीं होना, आपने फिर टू से परेशान नहीं होना। ये प्रेपोजिशन को हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर के डिटेल्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या देखना है कि लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, तो लीडिंग टू का मतलब है ले जाने वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए की तरफ जाने वाला, राइट, डायरेक्शन बताई जा रही है। रिजल्टिंग यानी नतीजा निकलने, नतीजे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कॉज वजह बनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंट्रीब्यूट हिस्सा डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब के सिनोनिम्स जो हैं इससे मिलते हैं, इससे रिलेट होते हैं इस वर्ड से, इसलिए आपने इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, शाबाश। नेक्स्ट एक्यूट, इसका मतलब होता है बच्चों शदीद, तेज, एक्सट्रीम, स्फीयर ये लिखा है, इंटेंस लिखा है, क्रिटिकल लिखा है, ये सारे मीनिंग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करना, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट का मतलब है मुनहसिर, यानी इन्हिसार करने। कोई चीज जब इन्हिसार करती है किसी चीज पर, तो दूसरी चीज यानी कि यूं कह सकते हैं हम कि वो मुनहसिर कहलाएगी, इस तरह से कर रहे हैं आप। अच्छा, इसके सिनोनिम्स के तौर पर आप रिलायंट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। देखें, सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी के मती होना, यानी किसी के लिए, किसी के मातहत होना, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली जब आप डिपेंडेंट हैं तो आप सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, तो इसलिए इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिनोनिम है डिपेंडेंट का, सब्जेक्ट। ये आपने नोट करना है। कंडीशनल भी हो सकता है इसका, क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप कंडीशनल हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए इसका सिनोनिम कंडीशनल भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग से पहले वर्ब को देखिए, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, ठीक है। अगर आप नाउन के तौर पर देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा खतरा, और अगर वर्ब के तौर पर देखेंगे तो आप होगा, इसका मीनिंग बनेगा खतरे में डालना, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है वर्ब क्या है, किसी भी वर्ड यानी एक्शन वर्ड को शो करता है। फिलहाल यानी उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, मरना, मारना, लेना, देना, खाना, पीना, सोना, ठीक है। ये सारे वर्ब जो है एक्शन वर्ड होते हैं। इसी तरह थ्रेट अगर हम वर्ब के तौर पे लेंगे तो खतरे में डालना हो जाएगा, थ्रेटनिंग, खतरे में डालने वाली, यानी कि जो खतरे में डालने वाली है वो खतरनाक है। और धमकी अमेज यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो थ्रेटनिंग का मीनिंग होगा खतरनाक, खतरे में डालने वाली, यानी कि धमकी अमेज। वो क्या हो सकती है, उसके सिनोनिम यहां पर देख सकते हैं आप। मेनेसिंग, इसको नोट कर लीजिए। हैजार्डस, खतरनाक होता है क्योंकि हैजर्ड खतरे को कहते हैं, तो इसी से ये एडजेक्टिव बन गया आपका हैजार्डस, यानी कि जिसका मतलब है खतरनाक। इसी तरह से बच्चों इंटीमिडेट, इसका मतलब होता है धमकाना, डराना धमकाना, इंटीमिडेट का मतलब। तो अब इंटीमिडेट डराना धमकाना है, तो अगर आईएनजी लगा देंगे इसके साथ एज अ सफिक्स,
तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटिमिडेटिंग का मतलब हो जाएगा धमकाने वाली। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। तो जिस तरह से थ्रेट का मतलब होता है खतरा, तो खतरे में डालना या खतरा, तो इसी तरह से थ्रेटनिंग खतरे में डालने वाली यानी खतरनाक। इसी तरह से इंटिमिडेट का मतलब धमकाना और इंटिमिडेटिंग का मतलब है धमकाने वाली। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी सेम फॉर्म में इसके मीनिंग तैयार करने हैं, राइट, एडजेक्टिव की शक्ल में। वल्नरेबल, नेक्स्ट, वल्नरेबल का मतलब होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको साथ डिस्कस किया था आपके, कि इसका मतलब होता है सेंसिटिव होना, यानी किसी चीज के लिए एक्सपोज्ड हो जाना। तो जो चीज सेंसिटिव होती है, बड़ी हसास होती है, बड़ी एक्सपोज्ड होती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी इम्पैक्ट के लिए, तो वो कमजोर हो जाती है, तो इसका मीनिंग कमजोर बन जाएगा। ठीक है, वल्नरेबल। आसेब पजीर भी कह सकते हैं इसको। इसी तरह से इसको आप ससेप्टेबल भी कह सकते हैं, एक्सपोज्ड भी कह सकते हैं, वीक भी कह सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बेटा शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब अगर हम वर्ब के तौर पर लिखें तो इसका मतलब होता है यानी कि तब्दील करना या तब्दील होना। तो यहां पर अगर हम नाउन के तौर पर लेंगे, चूंकि एस लगा है तो नाउन की प्लूरल फॉर्म बन गई है, यानी कि तब्दीलियां। ठीक है, अगर एस के बगैर करेंगे तो तब्दीली, और एस के साथ होगा तो तब्दीलियां। इसका मतलब है ये नाउन के तौर पर है, तो नाउन के तौर पर इसका मीनिंग हम चेंज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मीनिंग हम चेंज ले सकते हैं, इसका मीनिंग हम ऑल्टरेशन ले सकते हैं, राइट। ये देखिए, चेंजेस, ऑल्टरेशंस और वेरिएशंस। वेरिएशन का लिटरल मीनिंग तगय्यर होता है। ठीक है, तो यहां पर तगय्यरात का मतलब भी तब्दीली ही होगा, तब्दीलियां कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखिएगा जरा जी बेटा, आगे देखिएगा, हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, यानी कि एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, इन दोनों पार्टी के दरमियान में कोई किसी पॉइंट के ऊपर कंसेंसस हो जाता है, इत्फाक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि मुआहदा हो गया, राइट। तो एक तो वो मीनिंग होता है इसका कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन यहां पर बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मीन सुकड़ना। मीनिंग अगर वो देखें कॉनोटेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें, यानी ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ये दोनों ने अपने इत्फाक जो है ना इस पॉइंट पे ला के यूं यूनाइटेड कर दिए हैं, तो लिहाजा दोनों ने अपने पॉइंट्स यहाँ पर सुकेड़ कर रख दिए हैं, लिहाजा इत्फाक हो गया, कंसेंसस हो गया, यूनाइट हो गए हैं, अग्रीमेंट हो गया, तो लिहाजा उसको कॉन्ट्रैक्ट कह लेंगे। ठीक है, वो भी उस तरह से देख सकते हैं कॉनोटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सुकड़ना, यानी डिक्रीज का मतलब कम करना या कम होना, तो डिमिनिश का मतलब भी यही है। तो ये आप देखिएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स। देखिए, रीजनरेट से पहले आप जनरेट का मीनिंग देखिएगा। जनरेट, देखिए जनरेट का मतलब होता है बहाल करना, पैदा करना। अगर प्रीफिक्स पीछे से इसका ऐड किया जाए तो री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब होता है अगेन, तो अगेन बहाल करना, इसका मतलब है दोबारा बहाल करना, दोबारा पैदा करना। तो ये हो गया बहाल करना, दोबारा पैदा करना, इसका मीनिंग हो गया। इसके सिनोनिम के तौर पर देखिए, न्यू के साथ री कर दिया तो री न्यू हो गया, स्टोर के साथ रीस्टोर कर दिया तो बहाल करना हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके मीनिंग आपने बच्चों देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल की तरफ जा रहे हैं, आइए जरा देखते हैं जी। लास्ट लाइन में देखिए, ये एक और मीनिंग है इसके हमारे पास, रीवाइटलाइज। ठीक है, रीवाइटलाइज भी इसका सेम मीनिंग है, इसी का मीनिंग है रिन्यू, रिस्टोर और रीवाइटलाइज। नेक्स्ट देखिएगा, इम्प्लीमेंट। बच्चों, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को अमल में लेकर आना, किसी चीज को इम्पोज करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, अमल में लाना, किसी को इम्पोज करना, नाफज करना किसी भी चीज को या किसी उसूल को, राइट, या किसी कानून को। तो इम्प्लीमेंट का मतलब है अमल में लाना, नाफज करना, एग्जीक्यूट भी इसका मीनिंग है, अप्लाई करना भी होगा, एनफोर्स करना भी होगा। इसके मीनिंग याद कर लें अच्छे से जी बेटा। लास्ट में हमें कुछ नजर आती हैं, एक दो वर्ड और हैं हमारे पास इस पैराग्राफ से रिलेटेड। एक वर्ड है हमारे पास आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फटना। ठीक है, ब्लास्ट जैसे होता है ना, ब्लास्ट, फटना। तो बर्स्ट का मतलब है फटना, आउटबर्स्ट का मतलब हो जाएगा अचानक हमला हो गया,
राइट, यानी फट पड़ना, अचानक हमला। इसको अगर हम देखें तो एक्सप्लोजन क्या चीज होती है? देखें, आपको मालूम है कि एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, तो एक्सप्लोजन नाउन है तो इसका मतलब हो जाएगा यानी कि धमाका, एक्सप्लोजन। इसी तरह से बच्चों हमारे पास वर्ड है इरप्शन, इरप्ट से इरप्शन है, नाउन बनता है, तो इरप्शन भी यही चीज है, बर्स्ट भी यही चीज है। अगर हम नाउन में लेंगे तो उसका मतलब भी ये हमला ही हो जाएगा। और बच्चों ये हमारे पास लास्ट वर्ड है इस पैराग्राफ का, वो है अवेलेबिलिटी। अवेल का मतलब होता है दस्तयाब होना, अवेल का मतलब, अवेलेबल का मतलब होता है दस्तयाब होना, और अवेल का, अगर इसको मैं आपको बताऊं जरा बहुत आराम से, अगर आप इसको देखें तो देखिए एक वर्ड है अवेल। सबसे पहले आपके पास है एक वर्ड है अवेल। अवेल का मतलब होता है बच्चों हासिल करना, हासिल करना, ठीक है, अवेल का मतलब होता है। अब अवेल के साथ आ गया है एबल, साथ लग गया अवेलेबल, तो एबल प्लस हुआ है तो अब होगा काबले, काबले हुसूल, काबले उसूल यानी हासिल करने के काबिल। और अगर हम आगे फिर मजीद आई टी वाई इसके साथ ऐड कर देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, यानी ये उसके प्रोसेस को शो करता है। यानी अवेलेबिलिटी का मतलब होगा दस्तयाबी, दस्तयाबी, ठीक है, ये प्रोसेस को शो करता है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है दस्तयाबी, इसका मतलब है एक्सेसिबिलिटी भी हो सकता है, इसका मतलब प्रेजेंस भी हो सकता है, प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी होता है, हाजिरी होता है, तो जो चीज मौजूद है वो हाजिरी, हाजिर भी है, ठीक है, जो चीज मौजूद है वो दस्तयाब भी है, तो इस तरह से इसका मीनिंग दस्तयाबी भी बन जाएगा, इसका मीनिंग मौजूदगी भी बन जाएगा, इसका मीनिंग हाजिरी भी बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो ये तो बेटा आप अभी हमने जो डिस्कस किए हैं अपने पैराग्राफ की रीडिंग से पहले, उसकी ट्रांसलेशन से पहले, इसकी तमाम हमने वोकैबुलरी को डिस्कस किया है। तो इसके बाद अब हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। आइए मूव करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वोकैबुलरी देखने के बाद अब हम अपने पैराग्राफ की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन हेडिंग है पैराग्राफ की वो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड वाटर स्कार्सिटी। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि मेल्टिंग पिघलने वाली, ग्लेशियर बर्फानी तोदे, वाटर स्कैरसिटी पानी की किल्लत, पानी की कमी। तो इस पैराग्राफ की जो हेडिंग है वो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी कि पिघलने वाले बर्फानी तोदे और पानी की किल्लत। दोनों को देखें गौर से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों का बाहमी रिलेशन क्या है, यानी कि ग्लेशियर का पिघलना और पानी का कम होना। देखिए दोनों का एक बाहमी रिलेशन आपको नजर आएगा, और इस पैराग्राफ में हम इन दोनों के बाहमी रिलेशन को देखते हुए इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। हमें हिंट के तौर पर यह नजर आ रहा है इस पैराग्राफ का मेन आइडिया। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सटेंड बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स to the melting of glaciers in Pakistan, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन के उसूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, और सब्जेक्ट में हमारा एक नाउन भी आ सकता है और पूरी नाउन फ्रेज भी आ सकती है। आइए देखते हैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट।
द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहां तक हमारा सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम सिर्फ इफेक्ट की करें तो वो बनेगा असरात, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये फ्रेज ऐड हो रही है, तो इस फ्रेज को यहां से आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, द इफेक्ट्स नहीं पढ़ना, यहां से करते हैं ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके हैं, आलमी हिद्दत, तो आलमी हिद्दत के असरात। पॉइंट समझ आ गया बच्चों? ट्रांसलेशन करने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने की, और उसके बाद आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर में वर्ब नजर आता है, जैसा कि ये मौजूद है एक्सटेंड। ठीक है, इसके मीनिंग हम पढ़ के आ चुके हैं, बढ़ना, ठीक है, एक्सटेंड करना। लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट या सब्जेक्ट फ्रेज के फौरन बाद वर्ब की ट्रांसलेशन नहीं करते। ट्रांसलेशन करने के लिए हमने अपने सब्जेक्ट के बाद अपने प्रेडिकेट के लास्ट पार्ट में जाना होता है, बिल्कुल लास्ट पार्ट, और उस लास्ट पार्ट से फिर हम बैक ऑर्डर में जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड चले जाएं, या फ्रेज बाय फ्रेज चले जाएं, या वर्ड बाय फ्रेज चले जाएं, जो डिमांड आपको समझ आती है आपके स्ट्रक्चर की। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, अपने वर्ब की ट्रांसलेशन करनी है, जो कि यहां पर मौजूद है। आइए देखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आलमी हिद्दत के असरात, एक्सटेंड की नहीं करनी है अभी, बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स। उसके बाद है टू दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान। ये कॉमा से पहले तक देखिए, यहां से शुरू होते हैं पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में टू दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी टू दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स यानी कि बर्फानी तोदों के पिघलने तक, ग्लेशियर्स के पिघलने तक, एक ये। उसके बाद क्या है, दोबारा देखते हैं, पाकिस्तान में बर्फानी तोदों के पिघलने तक क्या है, और ये कहां पर है जी, बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स। बियॉन्ड का मतलब परे, दूर, अर्बन का मतलब शहरी, हीट वेव्स का मतलब है गर्मी की लहरें। गर्मी की लहरों के शहरों में, यानी शहरी इलाकों में गर्मी की लहरों से परे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे ये कह सकते हैं कि शहरी गर्मी की लहरों से बढ़कर, ऐसे भी कर सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब बढ़कर भी कर सकते हैं, परे भी कर सकते हैं। और एक्सटेंड, फैलना, बढ़ना, चले जाना, उस तक फैल जाना। अब जरा दोबारा देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, दोबारा देख लें एक मरतबा। द इफेक्ट्स, असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत के असरात, एक्सटेंड, बड़े हैं यानी बढ़ जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बड़े हुए हैं भी कर सकते हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात बढ़े हुए हैं या बढ़ जाते हैं, आलमी हिद्दत के असरात बढ़े हुए हैं या बढ़ जाते हैं, किससे, बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स, शहरी गर्मी की लहरों से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कहां तक चले जाते हैं, ये लिखा हुआ है, टू दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बर्फानी तोदों के पिघलने तक चले जाते हैं। अब इसको इस तरह से सब्जेक्ट से शुरू करके बैक ऑर्डर से ला के आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए हमने नीचे लिखी हुई है जी, यह देखिएगा जरा, आलमी हिद्दत के असरात शहरी गर्मी की लहरों से बढ़कर पाकिस्तान के बर्फानी तोदों के पिघलने तक फैले हुए हैं। ये इसकी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमा के बाद पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मीन खास तौर पर, दोज,
दोस्त का मतलब वो, ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। खास तौर पर वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन दी हिमालयाज, जो कहां पर हैं, हिमालय में हैं। ये हिमालय मैंने कहा हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया। खास तौर पे वो जो कहां पर हैं, हिमालयाज में हैं और कराक्रम रेंजेस में हैं। कराक्रम भी हमारा पहाड़ी सिलसिला है और रेंज का मतलब सिलसिला, रेंजेस है सिलसिले। खास तौर पर वो जो कि हमारे कराक्रम के और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में हैं। आइए देखते हैं यहां से। खास तौर पर हिमालय और कराक्रम के पहाड़ी सिलसिलों में, यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दीज ग्लेशियर्स, ये बर्फानी तोदे, आगे कॉमा लगा हुआ है। दीज ग्लेशियर्स, ये बर्फानी तोदे, कॉमा लगा है, इसका मतलब है कि आगे कोई फ्रेज होगी या क्लॉज हो सकती है, ठीक है। दीज ग्लेशियर्स, ये बर्फानी तोदे, बर्फानी तोदे का मतलब है बर्फानी पहाड़। ये बर्फानी पहाड़ या ये बर्फानी तोदे क्रूशियल, क्रूशियल हैं, ठीक है। कॉमा लग गया है, इसलिए आप अंदाजा लगा लें कि या तो ये फ्रेज है या क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं आता और एक पार्ट ऑफ द क्लॉज आ जाता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। क्रूशियल का मतलब अहम, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए अहम है, फीड करने के लिए अहम है। क्रूशियल फॉर फीडिंग, फीड करने के लिए अहम है। फीड का लिटरल मीनिंग खिलाना होता है, यहाँ पर पानी मुहैया करना कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, फीडिंग द इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध को पानी मुहैया करने के लिए ये अहम है, ये ग्लेशियर। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि पहले कहा कि ये ग्लेशियर पिघलते हैं, तो यहां से जो पानी है ये यूं इस तरह से सिंध में दाखिल होता है, दरियाए सिंध में, ठीक है। और वो यहाँ से पानी का बहाव बढ़ते बढ़ते आगे चलता चला जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये क्या करते हैं, ये ग्लेशियर क्या करते हैं, ये फीडर का काम करते हैं, यानी एक फीडिंग स्ट्रीम्स हैं, यानी कि यूं समझ लें आप, फीडिंग सोर्स हैं। किसका फीडिंग सोर्स है? ये इस दरिया का फीडिंग सोर्स है, ये इस इंडस रिवर का फीडिंग सोर्स है, ठीक है। खिलाने पिलाने का यानी सोर्स हैं, क्योंकि पानी जो यहाँ पर आ रहा है वो इनके जरिए से आ रहा है, इन ग्लेशियर्स के जरिए से आ रहा है। ओके, देखते हैं। दीज ग्लेशियर्स, ये पहाड़ी तोदे, क्रूशल, अहम है, फॉर फीडिंग, खिलाने पिलाने यानी पानी मुहैया करने के लिए दरियाए सिंध को, जो के मौजूद हैं, जो के दरियाए सिंध के लिए पानी मुहैया करने के लिए अहम है। आर यानी इस सब्जेक्ट के बाद ये आर आ रहा है, और ये पूरी जो फ्रेज है बेटा, ये पूरी फ्रेज जो है ये इंटरवीनिंग फ्रेज है, राइट, ये दरमियान में आ गई है। असल एग्रीमेंट होगा आपका इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ, यानी कि दीज ग्लेशियर्स आर, ऐसे ट्रांसलेशन होगी, दरमियान में इंटरवीनिंग फ्रेज है, एज इट इज आ जाएगी। ये ग्लेशियर्स, ये बर्फानी तोदे हैं, क्या हैं, मेल्टिंग यानी पिघल रहे हैं। ये बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं, किस पर पिघल रहे हैं, देखिएगा ये फ्रेज लगी हुई है, एट एन एक्सेलरेटेड रेट, एक बढ़ी हुई रफ्तार, एक तेज रफ्तार शरह पर पिघल रहे हैं। किस वजह से पिघल रहे हैं, अगेन अगेन फ्रेज लगी है आगे, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स, यानी कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। दरमियान में फ्रेज का ट्रांसलेशन ऐसे ही कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं, ये देखिएगा, ये बर्फानी तोदे जो दरियाए सिंध को पानी मुहैया करने के लिए अहम हैं, तेजी से पिघल रहे हैं, ठीक हो गया जी। यहां से एक्सेलरेटेड रेट का मतलब तेजी से, यहां पर हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, दी मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स, ये सब्जेक्ट है यहां तक। दी मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स, मेल्ट पिघलना, मेल्टिंग पिघलने, पिघलना ऑफ दीज ग्लेशियर्स, इन पहाड़ी तोदों का जो पिघलना है,
इनिशियली इब्तदाई तौर पर इंक्रीजेस बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? वाटर फ्लो, पानी के बहाव को बढ़ाता है। फिर आगे कॉमा लग गया है, ठीक है, इसको क्लॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। लीडिंग टू फ्लड्स, यू कह सकते हैं दैट लीड्स टू फ्लड्स, यानी जो इसको कहां पर ले जाता है? जो फ्लड्स की तरफ लेकर जाता है। फ्लड का मतलब सैलाब, ठीक है, जो सैलाब की तरफ लेकर जाता है। बट ओवर टाइम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, इट रिजल्ट्स इन, ये नतीजा निकलता है किस सूरत में? इन रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी। किसकी सूरत में नतीजा निकलता है? रिड्यूस्ड, कम पानी की दस्तयाबी की सूरत में। और मजीद क्या कहता है? थ्रेटनिंग, और मजीद खतरा लाहक होता है किसको? एग्रीकल्चर को, हमारी ज़राअत को। एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, और पीने के पानी की रसद को। सप्लाई का मतलब रसद, पानी मुहैया करना, इसको भी खतरा मुहैया करता है, लाहक हो करता है। जी दोबारा देखते हैं, यहां से देखिएगा, जो दरियाए सिंध को पानी मुहैया करने के लिए अहम हैं, तेजी से पिघल रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इब्तदाई दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ये बर्फानी तौदे पिघल रहे हैं। बहाव सैलाब के का बास बनता है, ये जो बहाव है ये सैलाब का बायस बनता है, सैलाब अभी हमने पढ़ा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके नतीजे में पानी की दस्तयाबी में कमी, ज़राअत और पीने के पानी की फराहमी को खतरा लाहक हो जाता है। यहां तक पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट लाइन इसकी। जी, दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन पाकिस्तान। ये जो मसला है ये खास तौर पर एक्यूट है, शदीद है पाकिस्तान में। वेयर, जहां पर एग्रीकल्चर, ज़राअत, खेतीबाड़ी, इज हैवीली डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा मुनहसिर है, इन ऑन द इंडस रिवर, किस पर? दरियाए सिंध पर, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे करनी नहीं है, ट्रांसलेशन ऐसे ही करनी है, सब्जेक्ट के बाद यहां से बैकवर्ड जाना है आपने, ठीक है। मसलन देखें, ऐसे करना है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ठीक है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम खास तौर पर जहां पर क्या है, देखिएगा जरा, जहां पर ज़राअत, यहां से चलेंगे, दरियाए सिंध पर बहुत ज्यादा मुनहसिर है। मेकिंग द कंट्री वल्नरेबल, क्या बना देती है कंट्री को? वल्नरेबल बना देती है, सेंसिटिव बना देती है, हसास बना देती है, किसके लिए? टू शिफ्ट्स, तब्दीलियों के लिए। किस चीज में? इन वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तयाबी में तब्दीलियां जो आती हैं उनके लिए इसको सेंसिबल बना देती है, सेंसिटिव बना देती है, ससेप्टिबल बना देती है, सेंसिबल नहीं, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल और वल्नरेबल और सेंसिटिव बना देती है, हसास बना देती है। आइए जरा देखते हैं इसमें, यहां से देखते हैं कि ये मसला खास तौर पर पाकिस्तान में शदीद है, जहां ज़राअत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार दरियाए सिंध पर है, जिससे मुल्क को पानी की दस्तयाबी में तब्दीली का खतरा लाहक है या लाहक होता है। तो बेटा ये था आपका ट्रांसलेशन, आपकी ट्रांसलेशन जो कि हमने इंग्लिश से उर्दू में की। और अब हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स की जो डिस्कशन होती है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होती है हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड, हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड, वो हमारा लास्ट पार्ट होता है। आइए चलते हैं उसकी डिस्कशन की तरफ। लेट्स मूव। हाय एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि हमने पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया, और उससे पहले हमने इसकी वोकैबुलरी को कंप्लीट किया। तो आइए अब चलते हैं इसके सेगमेंट नंबर 3 की तरफ।
जो कि है कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बेटा इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे पास 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं हमने, और आपके बोर्ड में इन्हीं 10 क्वेश्चंस को परखा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, क्योंकि हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग इन 10 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो उनकी वेटेज का ख्याल रखा जाता है। उनकी वेटेज का ख्याल रखने के लिए उन्होंने वेट स्केल आपको दिया होता है। वो 40 to 60% भी हो सकता है, वो 50 to 50% भी हो सकता है, और वो किसी और रेशो में भी हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो ना सिर्फ आपकी गिवन एक्सरसाइज से आएंगे, बल्कि वो क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जैसा कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जाहिर है कि हमने कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इनसे भी आपके बोर्ड ने आपसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। स्कीम क्या होगी, रेशो क्या होगी, वो हम आपको अपने चैनल में मखसूस वीडियो के ज़रिए आपके पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है? आइए चलते हैं जी। हमारे पास इस पैराग्राफ से रिलेटेड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम पहले इन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट इज कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान। चलिए शाबाश, रेडी हो जाएं। अब आपकी ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो रही है। आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी की है, आपने वोकेबलरी भी पढ़ी है। अब आपने क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना है। नो डाउट हम आपको इसके आंसर्स भी देंगे, लेकिन आपने भी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। कम ऑन गाइस, अपनी बुक से देखिए कि आपने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने की जो वजह है वो क्या है। शाबाश, आपने देखना है और मुझे बताना है कि कौन सी वजह है पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने की। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द ग्लेशियर्स लोकेटेड। वेयर आर द ग्लेशियर्स लोकेटेड that are crucial for Pakistan water supply। पाकिस्तान की पानी की जो सप्लाई है, रसद है, उसके लिए जो अहम है वो कहाँ पर हैं आपके ग्लेशियर्स, ठीक है? वेयर आर दी ग्लेशियर्स लोकेटेड, कहाँ पर ये ग्लेशियर लोकेट करते हैं जो कि अहम है पाकिस्तान की पानी की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इनिशियली अफेक्ट द वाटर फ्लो। किस तरह से ये जो ग्लेशियर की मेल्टिंग है, बर्फानी तोदों की जो पिघलने का अमल है, प्रोसेस है, बुनियादी तौर पर किस तरह से मुतासिर करता है वाटर फ्लो को, पानी के फ्लो को, पानी के बहाव को। आइए इन क्वेश्चन के जवाब देखते हैं जी। देखिएगा, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, the glaciers that are crucial for Pakistan's water supply are located at Himalayas and Karakoram series mountain ranges। ये अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखिएगा, the melting of glaciers initially increases water flow that further leads to flood। ठीक है, एक ये चेंजेस भी आती हैं हमारी, यानी कि अगर एक तो हमने बात की थी कि जब हमारा यहाँ से ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो यहाँ से पानी यहाँ पर इंडस में आता है, और इंडस से बढ़कर हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से इंडस वैली जो आपके नाम से मौसूम की जाती है, इंडस वैली के नाम से जो जो एरिया है यहाँ पर जहाँ जहाँ से आपका जो इंडस रिवर गुजरता है, तो उस एरिया को भी सैराब होना होता है।
ठीक है, तो अब उस एरिया को सैराब होना होता है, लेकिन जब पानी का बहाव बढ़ता है तो हमने आपको बताया, तो पानी के बहाव से उसका रास्ता भी चेंज होता है, उसका कोर्स भी चेंज होता है, और कोर्स चेंज होता है और उसके साथ साथ उसकी ओवरफ्लडिंग भी होती है, उसका सैलाब भी होता है। तो सैलाब की वजह से भी हमारी वो जो एग्रीकल्चर लैंड है और वो भी मुतासिर होती है, उनकी लाइवलीहुड भी मुतासिर होती है, उस एरिया के से मुतसिल जितनी भी कम्युनिटी है, उन सब की लाइवलीहुड मुतासिर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं। कुछ चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ डायग्राम में डिस्कस करते हैं। आपने परेशान नहीं होना, आराम से हम डिस्कस करते रहते हैं कॉन्सेप्ट्स को। सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं एक वक्त में डिस्कस करना। तो बेटा ये देखिएगा, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इनिशियली इंक्रीजेस वाटर फ्लो, यानी कि जो ग्लेशियर्स की का पिघलना है, ये इनिशियली बुनियादी तौर पर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है पानी के बहाव को, डेट फर्दर लीड्स टू फ्लड्स, जो कि मजीद कहाँ ले जाता है, फ्लड की तरफ ले जाता है सिचुएशन को, यानी कि सैलाब की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। अब ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, लंबी बुनियाद पर कौन सा नतीजा है, कौन सा रिजल्ट है इन ग्लेशियर के पिघलने का पानी की दस्तयाबी पर। आइए देखते हैं जी। द लॉन्ग टर्म consequence of glacier melting on water availability is, ये जो लॉन्ग टर्म नतीजा है ग्लेशियर के पिघलने का पानी की दस्तयाबी पर, वो क्या है, वो ये है कि इट रिड्यूसेस वाटर अवेलेबिलिटी। क्या है बच्चों, इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, किसको करता है कम, वाटर अवेलेबिलिटी को, ड्रिंक वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तयाबी को श्रिंक कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। दिस इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। हमारे जो बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं, बर्फानी पहाड़ पिघल रहे हैं, उनका ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इस तरह से आता है, देखा जाता है कि पानी की दस्तयाबी कम हो जाती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं जी। Why is Pakistan particularly vulnerable to shifts in water availability? जी, पाकिस्तान particularly vulnerable क्यों है, क्यों है हसास, खास तौर पर क्यों हसास है, किसके लिए, तब्दीलियों के लिए, चेंजेस के लिए, पानी की दस्तयाबी में तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान हसास क्यों है, ये बताइए। आइए देखते हैं नंबर 5 जी। Pakistan is particularly vulnerable to shifts in water availability. क्वेश्चन को आपने यहां से पिक करके लाना है एज इट इज। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन था, देखिए हमने वहीं से उसकी क्वेश्चन फॉर्मेट को खत्म किया और उसको आंसर फॉर्मेट में लेकर आए हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बना लिया हमने कि पाकिस्तान इज खास तौर पर वल्नरेबल है, सेंसिटिव है तब्दीलियों के लिए, पानी की दस्तयाबी में जो तब्दीलियां हैं उनके लिए पाकिस्तान खास तौर पर कमजोर है, सेंसिटिव है, हसास है। क्योंकि देखिए यहां से हमने स्टार्ट लिया है, अपना रीजन बता रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज हैवीली डिपेंडेंट, क्योंकि इट इज, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, हमारी जो ज़राअत है, वो बहुत ज्यादा मिकदार में डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर, दरियाए सिंध के ऊपर हमारी ज़राअत का इन्हिसार होता है। ठीक है, तो दरियाए सिंध पर ज़राअत का इन्हिसार होता है, तो जहाँ जहाँ खेती बाड़ी की जाएगी, ज़राअत की जाएगी, वहाँ वहाँ पानी भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब है ज़राअत हमारी किसके साथ मुंसलिक हो गई, पानी के साथ हो गई। अब पानी जब नहीं रहेगा तो ज़राअत मुतासिर होगी। हमने पहले भी बताया था, हमने आपको देखिए पहले भी बताया था, यहाँ पर ये हमारा शुमाली इलाका जात, यहाँ से हमारे ग्लेशियर पिघले, ये पानी यहाँ पर आया, यहाँ से सिंध से यूं पानी निकल गया, फ्लो में तेजी से चला गया। तो ये जो एरिया ये जो हमारा मुत्तसिल एरिया था, ये जो मुत्तसिल एरिया था,
अब इस वैली ने जो सिराब होना था, खेती बाड़ी होनी थी, काश्तकारी होनी थी, वो नहीं होगी या वो मुतासिर होगी। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, चेंजेस आएंगी। तो ये क्वेश्चन है, देखिएगा, पाकिस्तान इस खास तौर पर पाकिस्तान इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू शिफ्ट्स इन वाटर अवेलेबिलिटी। पानी में दस्तयाबी के लिए जो तब्दीलियां हैं उस लिहाज से पाकिस्तान खास तौर पर हसास है, क्योंकि हमारी ज़राअत बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है इंडस रिवर पर। क्लियर हो गया बेटा? ये डायग्राम के जरिए से भी हमने बताया और बाद में फिर बताया आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 6 की तरफ जाएंगे। What is the impact of reduced water availability on agriculture and drinking water supplies? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What is the impact? क्या असर आता है, क्या तासुर पड़ता है ऑफ रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि कम, यानी कि जब हमारी पानी की दस्तयाबी कम हो जाती है तो उसका असर क्या आता है एग्रीकल्चर पर, अभी हमने बात की, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, और पानी की, पीने के पानी की इस रसद के ऊपर क्या असर आता है, इन दो चीजों को के ऊपर इसका क्या असर असर आता है। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन को जी। द इम्पैक्ट ऑफ इंड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज दैट। देखिए, यहां तक हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट उठा के मूव किए, वहां से डायरेक्ट उठा के यहां पर लेकर आए हैं। ये हमारी टेक्निक है जो हम सीख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक है हमारी, कि हमने अपने क्वेश्चन से ही जो बेसिक पूरा क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करके, क्वेश्चन से उसको हमने क्या है पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके अपना यहाँ पर बेस बना लेनी है। ये हमने किया जी। देखिए दोबारा, द इम्पैक्ट ऑफ reduced water availability on agriculture and drinking water supplies is that it threatens agriculture। लो जी, ये असर है पहला इसका। दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट जी। रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी का पहला इफेक्ट ये है कि ये थ्रेटन करता है, हमारी एग्रीकल्चर को खतरे में डालता है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी खतरे में डालता है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 7, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट पाकिस्तान ग्लेशियर्स। जी, पाकिस्तान के बर्फानी जो तोदे हैं, पहाड़ हैं, उनको ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे अफेक्ट कर रही है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अब आपने खुद जवाब देना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनके जो पिघलने की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से पानी सारा रिवर में है, इस इंडस रिवर में है, और उसका फ्लो बढ़ गया है, और फ्लो बढ़ा है तो उसकी वजह से ये जो है आपकी फार्मिंग सिस्टम है ये भी मुतासिर हुआ है। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड है, इसका आंसर लगा हुआ है, आपने देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन फीडिंग द इंडस रिवर। ठीक है, पानी मुहैया करने के हवाले से, इंडस रिवर को पानी मुहैया करने के हवाले से ये ग्लेशियर्स का क्या किरदार है, क्या रोल है। अब ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि वो पानी मुहैया करते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 को देखिएगा कि व्हाई डज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स लीड टू फ्लड इनिशियली। जी, ये जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, हमारे पहाड़ पिघलते हैं बर्फानी, ये क्यों लीड करते हैं फ्लड की तरफ इनिशियली, क्यों लीड करते हैं। और 10वें नंबर पर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल मेल्टिंग ऑन पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेस। हमारे पाकिस्तान के जो जराए हैं पानी के, उनके ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, इनको देख लें जी। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, देख लें। द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लीड्स टू फ्लड इनिशियली ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर फ्लो। जो पानी का फ्लो बढ़ जाता है उसकी वजह से, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, फ्लड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ओवरऑल इंपैक्ट क्या है जी। देखते हैं, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग जो है पाकिस्तान के पानी के रिसोर्सेज के ऊपर, पानी के जराए के ऊपर जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है ग्लेशियर के पिघलने का, वो क्या है बच्चों, वो ये है कि इसको जरा सा ऐसे कर लेते हैं जी, यहां से ऐसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, राइट जी। वो ये है कि इट लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी,
ये स्कार्सिटी लिखा हुआ है, यानी पानी की कमी होती है इससे। ऑब्वियसली पानी की कमी हो जाएगी, पानी का फ्लो बढ़ेगा, जल्दी से पानी चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इट अफेक्ट, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, जो उसकी आपकी सप्लाई है उसको भी इसने अफेक्ट करना होता है। तो बेटा ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अभी हमारे पास एक सेगमेंट और है, हमारा सप्लीमेंट्री सेगमेंट है, वो भी क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, वहां से भी बन जाते हैं क्वेश्चंस। वो क्या है, वो हमारा है डिस्कशन क्वेश्चन, जो कि आप पर्सनली डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देख जी, ये क्वेश्चन है, देखें ये क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं और इनके आंसर्स आपने यहाँ से वीडियो के लास्ट पार्ट में देखने हैं। जी, क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ से आपने देखना है और आपने इसको सेल्फ डिस्कशन करना है। चलिए हम टाइम सेव करते हैं और आपको इसकी फाइनल क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते हैं। ये आप खुद पढ़िएगा और उसके बाद यहाँ से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से इसके आंसर्स को देखिएगा और उसके बाद आपने डिस्कशन करने के बाद हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना है। लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड एग्जाम टिप है हमारे पास, जो कि क्या है कि पिक योर आंसर्स फ्रॉम योर क्वेश्चंस। ऑलवेज पिक योर आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चंस। ये आपकी टिप है, आज की टिप है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से आपने यहाँ से अपनी स्टेटमेंट को उठाना है और यहाँ पर आपने आंसर को रखना है और यहीं से बेसिक इसको पुट कर देना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने आगे जो अपनी रीज़न है वो बता देनी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर नंबर 3 और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जो बच्चे हमारे फ्रेशर हैं, न्यू कमर हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि आपका पढ़ाने वाला कोई नहीं है या इन जैसा नहीं है, तो बेटा आप इस चैनल पर आइए और अपनी स्टडी को एनहांस कीजिए। उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम में अपनी मतलूबा कामयाबी और ग्रेड हासिल कर सकेंगे। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।